नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है इजराइल के इतिहास पर। इससे पहले चैनल पर इजराइल के पड़ोसी देश या उसकी पूरी सीमा पर एक वीडियो कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें। और इस वीडियो में हम देखेंगे यहूदी इतिहास और आज के इस इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र पर किन किन साम्राज्य का शासन रहा और कैसे इजराइल का गठन हुआ। वर्तमान इजराइल का गठन एक यहूदी देश के रूप में 1948 में हुआ, लेकिन उसके पीछे काफी लंबा संघर्ष रहा जो हम वीडियो में देखेंगे। इजराइल के इतिहास के साथ वीडियो में कुछ एक वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पहलू भी जानने मिलेंगे। इजराइल के इस क्षेत्र को इतिहास में कनान, लेवंत, मैंडेटरी पैलेस्टाइन, द प्रॉमिस लैंड, द होली लैंड भी कहा गया। यहूदी यानी ज्यूइश और यहूदी धर्म जिसे इंग्लिश में जुदाइज्म जाना जाता है, जो इक्कीश्वरवादी अब्राहमिक धर्म है। और इनका प्रमुख ग्रंथ हिब्रू बाइबल, जिसे तनाक या हिब्रू में मिकरा नाम से भी जाना जाता है, जो धार्मिक ग्रंथों का संग्रह है, जैसे टोरा, नेवीईम या केतुविम आदि। ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ बाइबल का प्रथम भाग यानी ओल्ड टेस्टामेंट प्राथमिक रूप से हिब्रू बाइबल पर ही आधारित है। ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ बाइबल के दो मुख्य डिवीजन हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। यहूदी धर्म जो अब्राहमिक या इब्राहिमिक धर्म है, यानी अब्राहम या इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। तो हिब्रू बाइबल के अनुसार अब्राहम या इब्राहिम के एक पोते थे जैकब या याकूब को इजराइल नाम एंजल ऑफ गॉड, ईश्वर के दूत के साथ सफलतापूर्वक कुश्ती लड़ने के बाद दिया गया था। किसको दिया गया था? तो इब्राहिम के पोते जैकब या याकूब को। और कब दिया गया? तो ईश्वर के दूत के साथ सफलतापूर्वक कुश्ती लड़ने के बाद इब्राहिम के पोते जैकब या याकूब को इजराइल नाम दिया गया था। अब्राहिम और सारा का पुत्र था इसहाक, और इसहाक और रेबेका का बेटा था याकूब या जैकब, जिन्हें इजराइल भी कहा गया। ये याकूब या जैकब, जिन्हें इजराइल भी कहा गया, के 12 बेटे थे, और ये जैकब के 12 बेटों की संतानें इजराइल की 12 जनजातियां बनी, जो तब ये कनान में रहते थे। कनान या कैनन। इजराइल नाम का उल्लेख प्राचीन मिस्र के एक शिलालेख में मिलता है, जो है मेरनेप्टा स्टेल, जिसे मेरनेप्टा विजय स्टेल भी जाना जाता है, जो प्राचीन मिस्र के एक फेरो मेरनेप्टा के जीत का विवरण करता है। फेरो शब्द प्राचीन मिस्र के राजाओं के लिए उपयोग किया जाता है, जो लगभग 1200 ईसा पूर्व का है। यानी अभी जो ईस्वी सन चल रहा है 2024, और 2024 में 1200 वर्ष और मिला लिए जाएं तो 3224। इस तरह ये शिलालेख 3000 वर्ष से भी पुराना है। और ये स्क्रीन पर जो आप मैप देख पा रहे हैं, ये 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जहाँ आज के इजराइल या फिलिस्तीनी क्षेत्र पर किंगडम ऑफ इजराइल और किंगडम ऑफ जुड़ा है। और ये किंगडम ऑफ इजराइल और किंगडम ऑफ जुड़ा हिब्रू बाइबल यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ के अनुसार यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल के 2 उत्तराधिकारी राज्य हैं। यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल के आगे जाकर ये 2 राज्य बने। हालांकि इतिहासकार और पुरातत्वविद के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि इजराइल का कभी यूनाइटेड किंगडम था या नहीं, पर इन परंपराओं के कुछ तत्वों की जड़ें ऐतिहासिक है। तो हिब्रू बाइबल के अनुसार यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल, जहां सोल, डेविड और सोलोमन जैसे राजाओं का शासन था, और जहां यहूदी धर्म काफी फला फूला, और किंग डेविड के पुत्र सोलोमन या सुलेमान ने यरूशलेम के टेम्पल माउंट पर फर्स्ट टेम्पल, प्रथम मंदिर भी बनवाया था। और 587 ईसा पूर्व में बेबीलोनियन साम्राज्य के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय द्वारा आक्रमण कर दिया गया, और फर्स्ट टेम्पल सोलोमन द्वारा निर्मित टेम्पल माउंट पर जो स्थित था उसे नष्ट कर दिया गया। इस जीत के बाद अधिकांश यहूदियों को बेबीलोनियन साम्राज्य, बेबीलोनियन अंपायर की राजधानी बेबीलोन में निर्वासित किया गया। ये बेबीलोन वर्तमान में इराक देश में यूफ्रेटस नदी के किनारे स्थित है। ये हार बेबीलोनियन इतिहास में भी दर्ज है। उसके बाद 539 ईसा पूर्व में फारसी अचमेनिद साम्राज्य के संस्थापक साइरस द ग्रेट ने बेबीलोनियन साम्राज्य पर जीत दर्ज की और एक उद्घोषणा जारी की, जिसमें निर्वासित यहूदियों को यहूदा लौटने की अनुमति देने के साथ स्वशासन और मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी। फिर उसी जगह जहां फर्स्ट टेम्पल था
एक और मंदिर का निर्माण किया गया जिसे सेकंड टेम्पल कहा गया और किंग हेरोड के शासनकाल में इस सेकंड टेम्पल को एक भव्य मंदिर में विस्तारित किया गया, इसीलिए इसे हेरोड्स टेम्पल भी जाना जाता है। और 332 ईसा पूर्व में मैसेडोन के सिकंदर महान ने इस फारसी अचमेनिद साम्राज्य पर जीत दर्ज की। ये सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट वही हैं जो आक्रमण करते हुए भारत भी आए थे। 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच झेलम, जिसे हाइडेस्पेस नदी भी कहते हैं, के किनारे युद्ध हुआ था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके साथियों द्वारा यहाँ पर कोयले सीरिया के एक हिस्से के रूप में टोलेमिक और सेल्यूसिड साम्राज्यों द्वारा शासन किया गया, जिसे हेलेनिस्टिक काल के रूप में जाना जाता है। ईसा पूर्व 63 में इस क्षेत्र पर रोमन गणराज्य ने आक्रमण कर दिया, पर कुछ संघर्षों के चलते किंग हेरोड को रोमन राजवंशीय जागीरदार के रूप में स्थापित किया गया। पर ईस्वी सन 6 तक यह क्षेत्र पूरी तरह से यहूदिया के रोमन प्रांत के रूप में शामिल कर लिया गया। इसी बीच यहाँ पर जीसस ऑफ नाजरेथ, ईसा मसीह का उदय हुआ। लगभग ईसा पूर्व 6 से लेकर 4 के बीच बेथलहेम में यीशु या ईसा मसीह का जन्म हुआ। ये बेथलहेम जेरूसलम से लगभग 10 किलोमीटर दूर होगा और नाजरेथ इनका गृह नगर होम टाउन था और इनकी माँ का नाम मेरी। और बाद में इसी जूडिया रोमन साम्राज्य के तहत जेरूसलम में जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया। उनके इस क्रूसिफिक्शन का वर्ष संभवतः ईस्वी सन 30 से लेकर 33 के बीच का रहा होगा। और तब रोमन शासक थे टिबेरियस। तो किस रोमन शासक के काल में जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया? तो टिबेरियस के काल में, रोमन शासक टिबेरियस के काल में। और इस जूडिया रोमन प्रांत में यहूदियों और रोमन्स के बीच तनाव बढ़े और प्रथम यहूदी रोमन युद्ध, जो कॉमन एरा का 66 to 73 के बीच चला, ईस्वी सन 70 यानी कॉमन एरा का ईयर 70 में सैन्य कमांडर टाइटस के नेतृत्व में रोमन सेना ने जेरूसलम की घेराबंदी कर दी और दूसरा मंदिर भी नष्ट कर दिया। रोमन की जीत के बाद यहूदियों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मारा गया था और जो बचे थे उन्हें विस्थापित कर दिया गया। फिर भी यहाँ पर कुछ एक यहूदी आबादी थी बची कुची, लेकिन वो बहुत कम थी और यहूदिया या जूडिया का नाम बदलकर सीरिया पलेस्टीना कर दिया गया। 4वीं सदी में पहला शासक जिसने ईसाई धर्म अपना लिया, कॉन्स्टेंटाइन, जिन्हें कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट भी जाना जाता है। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के धर्म परिवर्तन के साथ फिलिस्तीन में यहूदी आबादी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। कई कानून ऐसे बनाए गए जो यहूदियों और यहूदी धर्म के खिलाफ थे। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। कई यहूदी फिर प्रवासी समुदायों में चले गए और ईसाइयों यानी क्रिश्चियंस का सबसे पवित्र स्थान चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर या चर्च ऑफ द रिजरेक्शन को कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के आदेश पर ही बनवाया गया, जहां 2 स्थल शामिल हैं। एक कैलवेरी या गोलगाथा जहां जीसस का क्रूसिफिक्शन हुआ यानी सूली पर चढ़ाया गया, और दूसरा यीशु की खाली कब्र जहां उन्हें दफनाया गया और पुनर्जीवित हुए। ये स्क्रीन पर आप रोमन साम्राज्य का मैप देख पा रहे हैं, जो लगभग भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। और इस मेडिटेरेनियन सी का रोमन नाम था मारे नोस्ट्रम। और इस साम्राज्य में एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों महाद्वीपों के क्षेत्र हैं, जिसकी राजधानी थी रोम, जो अब वर्तमान में भी इटली की राजधानी है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस रोम शहर के भीतर ही एक स्वतंत्र देश स्थित है, वेटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। और वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर के 2 महीने जुलाई और अगस्त का नामकरण 2 रोमन शासकों के नाम पर रखा गया है। जुलाई महीने का नाम जूलियस सीजर के नाम पर, तो वहीं अगस्त या अगस्त महीने का नाम रोमन शासक ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। ये सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने अपनी राजधानी रोम से बाइजेंटियम नामक स्थान पर ट्रांसफर कर दी 330 ईस्वी में, और इस बाइजेंटियम को न्यू रोम नाम दिया और बाद में अपने नाम पर कॉन्स्टेंटिनोपल नाम अपनाया इस न्यू रोम या बाइजेंटियम का। और ये कॉन्स्टेंटिनोपल बाद में 5वीं शताब्दी तक जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद भी पूर्वी रोमन साम्राज्य या बाइजेंटियन अंपायर की राजधानी बना रहा। ये मैप देखें पूर्वी व पश्चिमी रोमन साम्राज्य का, जिसमें पश्चिमी रोमन साम्राज्य का बाद में 5वीं शताब्दी में पतन हो गया और इस पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी बना रहा ये कॉन्स्टेंटिनोपल। और इसी राजधानी शहर कॉन्स्टेंटिनोपल के मूल नाम
बाइजेंटियम से इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को बाइजेंटाइन एम्पायर कहा गया। ये कॉन्स्टेंटिनोपल वर्तमान तुर्की का वही शहर है जिसे आज इस्तांबुल नाम से जाना जाता है, जो यूरोप और एशिया दो महाद्वीपों में स्थित है। यानी एशिया और यूरोप की सीमा इस शहर का हिस्सा है। 1923 में वर्तमान तुर्की की स्थापना के बाद राजधानी अंकारा कर दी गई व 1930 में आधिकारिक तौर पर शहर कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतिनिया का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। तो कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य इस्तांबुल के एशियाई भाग को यूरोपीय भाग से अलग करता है? तो इस्तांबुल्स यूरोपियन पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स एशियन पार्ट बाय बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस जल डमरू मध्य द्वारा। ये मैप पर आप देख सकते हैं, इजराइल के ऊपर ये लेबनान और सीरिया है और इसके ऊपर ये भूमध्य सागर से लगकर तुर्की है और ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है जिसके दोनों तरफ तुर्की का ये इस्तांबुल शहर है। और ये जल डमरू मध्य काला सागर और मरमारा सागर को जोड़ता है। और इस बॉस्फोरस स्ट्रेट पर 3 ब्रिज बने हुए हैं जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करते हैं। 634 ईस्वी में इस बाइजेंटाइन एम्पायर से खलीफाओं ने लेवंट पर विजय प्राप्त की। ये लेवंट पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर के पूर्वी छोर से लगा हुआ ऐतिहासिक क्षेत्र है। मैप पर देखें डार्क ग्रीन में प्रदर्शित, जिसमें वर्तमान सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीनी क्षेत्र, साइप्रस और दक्षिणी तुर्की का कुछ भाग सम्मिलित है। कभी कभी इराक का पश्चिमी भाग व मिस्र, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला भी इसका अंग माना जाता है, जो लाइट ग्रीन शेडेड है। अगली 5 शताब्दियों तक यहाँ पर खलीफाओं का शासन रहा और अब यहाँ गैर मुस्लिम प्रवासन और मुस्लिम आप्रवासन और इस्लाम में कन्वर्जन के कारण अरबीकरण और इस्लामी बहुल क्षेत्र बनने की स्थिर प्रक्रिया चल रही थी। प्रथम धर्म युद्ध के तुरंत बाद लेवंट में क्रूसेडर राज्य की स्थापना हुई, जिसे किंगडम ऑफ लैटिन या किंगडम ऑफ जेरूसलेम भी जाना जाता है। फर्स्ट क्रूसेड या प्रथम धर्म युद्ध 1095 से 1099 तक चला, जो यरूशलेम और पवित्र भूमि पर कब्जा करने के इरादे से ईसाई पोप द्वारा स्वीकृत आक्रमण था और अगले 200 वर्षों तक यहाँ पर क्रूसेडर साम्राज्य का शासन रहा। और 1291 यानी 13वीं शताब्दी के अंत से लेकर 1516 ईस्वी में ओटोमन राज्य के इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने तक यहाँ पर मिस्र के मामलुक सल्तनत का शासन रहा। 1516 में इस क्षेत्र पर ओटोमन साम्राज्य या टर्किश एम्पायर की जीत के बाद ओटोमन सीरिया के एक हिस्से के रूप में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य का शासन चलता रहा। ईस्वी सन 70 में रोमन सैन्य कमांडर टाइटस के नेतृत्व में यरूशलेम पर रोमन की जीत से लेकर इन सभी साम्राज्यों के तहत यहाँ यहूदी आबादी में भारी कमी आई और ये यहूदी बहुल से यहूदी अल्पसंख्यक क्षेत्र बन गया। और इन साम्राज्यों के शासन में यहाँ से निर्वासित यहूदी जो पूरी दुनिया में अन्य देशों में जाकर रहने लगे, ज्यादातर यूरोप में बस गए और कुछ यहूदी भारत भी आए थे। यहूदी काफी मेहनती, बुद्धिमान और संपन्न कम्युनिटी है, इसलिए ये अन्य देशों में जाकर भी इनमें से काफी लोग इन्फ्लुएंसर बने। जैसे सर्वकालिक महानतम वैज्ञानिकों में से एक 1921 में जिन्होंने फिजिक्स का नोबेल प्राइज प्राप्त किया, अल्बर्ट आइंस्टीन, वो भी एक यहूदी ही थे, जिन्हें सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण E=mc² के लिए जाना जाता है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जब अमेरिका में परमाणु बम निर्माण के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो उसकी गुप्त प्रयोगशाला लॉस एलामस लेबोरेटरी, जिसे प्रोजेक्ट वाई के नाम से भी जाना जाता है, के डायरेक्टर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर भी एक यहूदी ही थे, जो परमाणु बम के जनक के रूप में विख्यात है। इसी तरह यहूदी विज्ञान ही नहीं, लगभग हर क्षेत्र में आगे हैं। वर्तमान में आप देखेंगे तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, गूगल और अल्फाबेट के फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन और फिर डेल कंपनी के फाउंडर माइकल डेल आदि भी यहूदी ही हैं। यहूदियों का विश्व में योगदान इससे भी स्पष्ट होता है कि अब तक के व्यक्तिगत नोबेल प्राइज विनर्स में 22% यहूदी हैं, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या में यहूदी आबादी सिर्फ 0.2% ही है। पर इनके साथ कई उत्पीड़न और नरसंहार हुए और कई देशों में आधिकारिक निष्कासित किए गए और एक देश से दूसरे देश पलायन अवस्था में यहूदी पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर रही थी।
ये मैप जिसमें 1100 से 1600 ईस्वी के बीच यहूदी किस वर्ष किस देश से निष्कासित किए गए, फिर कहां उनका पलायन हुआ, बताया गया है। इसी बीच 19वीं सदी में जन्मे थियोडर हर्जल जो ऑस्ट्रो हंगेरियन यहूदी पत्रकार थे, जिनका जन्म 1860 में ऑस्ट्रिया में हुआ और वियना में एक संक्षिप्त कानूनी करियर के बाद एक विनिस अखबार न्यू फ्री प्रेसे के लिए पेरिस संवाददाता बन गए। और तब एक डेफ्रस मामले को कवर करने के कारण, डेफ्रस मामला फ्रांस के एक कुख्यात यहूदी विरोधी घटना थी, जिसमें एक यहूदी फ्रांसीसी सेना कप्तान को झूठा दोषी ठहराया गया था। तो इस डेफ्रस मामले को कवर करने के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यहूदी विरोधी भावनाओं का एकमात्र समाधान है एक यहूदी राज्य की स्थापना। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर थियोडर हर्जल ने 1896 में एक पैम्फलेट प्रकाशित किया जर्मन भाषा में, डेर जुडेनस्टाट यानी द स्टेट ऑफ ज्यूस, और 1897 में मैक्स नार्डो के साथ मिलकर जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और इसी वर्ष जायोनीवाद को बढ़ावा देने के लिए थियोडर हर्जल ने डाई वेल्ट नामक न्यूज़पेपर की स्थापना की। और फिर आगे 1897 में ही अगस्त 29 से 31 के बीच स्विट्जरलैंड के बेसल स्थित एक कॉन्सर्ट हॉल स्टेर कैसिनो बेसल में प्रथम जायोनी कांग्रेस का आयोजन हुआ, और जहां थियोडर हर्जल को इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट चुना गया और इस पद पर वे अपनी मृत्यु 1904 तक बने रहे। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट थियोडर हर्जल 1897 टू 1904 तक। इनकी मृत्यु इजराइल की स्थापना के कई वर्ष पहले 1904 में ऑस्ट्रिया हंगरी में ही हो गई थी, और मृत्यु के बाद उन्हें 1904 में वियना में दफनाया गया। लेकिन इजराइल की स्थापना के बाद 1949 में उनके अवशेषों को इजराइल लाया गया और जेरूशलेम में माउंट हर्जल पर दफनाया गया। ये माउंट हर्जल का नामकरण भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इन्हें हिब्रू में चौजेय हामेदिना नाम से जाना जाता है, यानी राज्य के दूरदर्शी, विजनरी ऑफ द स्टेट, और इन्हें आधिकारिक तौर पर द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ज्यूइश स्टेट भी जाना जाता है। और 1960 में इस जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर वर्ल्ड जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। ये जायोनिस्ट नाम जेरूसलेम की एक पहाड़ी जियोन से लिया गया है। हिब्रू बाइबल में जियोन और डॉटर ऑफ जियोन का उल्लेख कई बार मिलता है। और इस संगठन ने एक यहूदी राज्य की स्थापना के लिए यहूदी आप्रवासन, ज्यूस इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया। इस ज्यूस इमिग्रेशन को अलियाह जाना गया, अलियाह, और आने वाले यहूदी यहाँ पैसे देकर जमीन खरीद कर रहते थे, और जो एक समुदाय में रहकर कृषि करते थे उसे किबुत्ज कहा गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जो दो गुटों सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच था। केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर और बुल्गारिया जैसे देश थे, और साथ ही इनकी कॉलोनियल टेरिटरीज यानी इनके अधीन जो क्षेत्र थे वो भी इसमें शामिल थे। क्योंकि ये देश सेंटर में थे, इसीलिए इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इन्हें केंद्रीय शक्ति या सेंट्रल पावर्स कहा गया। और मित्र राष्ट्रों के प्रमुख देश यूके, फ्रांस, रूस, जापान, इटली और यूएसए, और जो भी इन देशों के अधीन या कब्जे वाले क्षेत्र थे वे भी इसमें शामिल रहे। क्योंकि हमारा भारत तब यूके के अधीन था, इसीलिए अलाइड पावर्स में शामिल था हमारा भारत। और इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में रूस में रूसी क्रांति शुरू हो गई थी, जिसमें वहां के जार राजा निकोलस सेकंड को अपदस्थ होने पर मजबूर होना पड़ा, और नवंबर 2017 तक व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाले बोल्शेविक जीत गए, जो शांति, भूमि, रोटी के नारे के साथ विश्व युद्ध से रूस की भागीदारी खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, और इस ओर बढ़े भी। और अंततः ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि करने के बाद रूस प्रथम विश्व युद्ध से आधिकारिक तौर पर हट गया, और ब्रिटेन ने विश्व युद्ध में ओटोमन एम्पायर को हराने के लिए यहूदियों का समर्थन और सहायता हासिल करने के उद्देश्य से बाल्फोर घोषणा पत्र जारी किया। ये बाल्फोर घोषणा पत्र यूके के विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर द्वारा 2 नवंबर 1917 को एक ब्रिटिश यहूदी जायोनीवाद समुदाय के नेता लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को लिखा एक पत्र के रूप में जारी किया गया था, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए अपने समर्थन की घोषणा की थी। अब 1918 में यहूदी सेना ने प्रथम विश्व युद्ध में फिलिस्तीनी क्षेत्र पर जीत हासिल करने में ब्रिटेन की मदद की। नवंबर 1918 में मित्र देशों की जीत के साथ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ।
मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के बाद 1920 में ऑटोमन एम्पायर और मित्र राष्ट्रों के बीच सेवर्स की संधि ट्रीटी ऑफ सेवर्स साइन की गई, जिसमें इस ऑटोमन के एक बड़े हिस्से को फ्रांस, यूके, ग्रीस और इटली को सौंप दिया गया और इस क्षेत्र को मैंडेटरी पैलेस्टाइन या अनिवार्य फिलिस्तीन जाना गया, जो ब्रिटेन के कब्जे में था। अब भी यहाँ पर यहूदी राज्य की स्थापना तो नहीं हुई, पर यहूदी आप्रवासन काफी बढ़ गया। 1936 से 1939 तक यहूदी राष्ट्रीय गृह की स्थापना के घोषित लक्ष्य के साथ खुले यहूदी आप्रवासन, इमिग्रेशन और भूमि खरीद की नीति को समाप्त करने की मांग के साथ अरब विद्रोह शुरू हो गया, क्योंकि कभी ये क्षेत्र यहूदी बहुल था, पर अब इस क्षेत्र में अरबी और इस्लामी आबादी स्थापित हो चुकी थी। अब इस अरब विद्रोह के जवाब में अंग्रेजों ने 1939 का श्वेत पत्र जारी किया, जिसके तहत यहूदी इमिग्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसा भारत के साथ किया अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर 1 में जीत के लिए भारत के भरपूर सहयोग के बदले स्वशासन या अधिक संवैधानिक अधिकार देना तो दूर दिया, रॉलेट एक्ट जैसा कड़ा कानून और जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर 2 वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। हालांकि ये दोनों घटनाएं 1919 की हैं, यानी वर्ल्ड वॉर 1 के तुरंत बाद के वर्ष की घटना है। पर ये जो श्वेत पत्र जारी किया है मैंडेटरी पैलेस्टाइन में, ये 2 मई 1939 में जारी किया गया, यानी काफी बाद की घटना है। इसके बाद तो सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू हो गया था, जो 1939 से 1945 तक चला। तब नाजी जर्मनी में एक तानाशाह हिटलर का शासन चल रहा था 1933 से, जो नस्लवाद और यहूदी विरोधीवाद विचारों वाला शासक था। और इस नाजी जर्मनी में नस्लवाद पर आधारित नुरेम्बर्ग लॉ पारित किया गया था, जो एक यहूदी विरोधी कानून था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 से 1945 के बीच नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों द्वारा यहूदी नरसंहार, जिसे होलोकॉस्ट जाना जाता है, जिसमें लगभग 60 लाख यहूदियों की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या के लिए डेथ कैंप्स और कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे। ये मैप पर इन कैंप्स की लोकेशन देखिए, ग्रीन में कंसंट्रेशन कैंप्स है व रेड वाले डेथ कैंप्स है। इनमें से सबसे ज्यादा हत्याएं नाजी शासित पोलैंड के इस ऑस्विट्स कैंप्स में हुई, जिसमें ये रेल लाइन है, जिसमें रेलों में भर भर कर यहूदियों को लाया जाता था और लाने के बाद उनको अलग किया जाता था। जो काम कर सकते थे उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजकर क्षमता से अधिक काम करवाया जाता था और कम भोजन दिया जाता था, ताकि अंततः उनकी मृत्यु हो जाए। और जो कुछ काम करने लायक नहीं होते थे उन्हें गैस चैम्बर्स में भेजकर मार दिया जाता था। कैंप्स में जहरीली गैसों के चैम्बर थे और गोलियां मारकर या अन्य प्रताड़नाओं द्वारा हत्याएं की गई। और ये सब वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में अलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर जीत के बाद ही खत्म हुआ। मित्र राष्ट्रों द्वारा नाजी जर्मन पर जीत के बाद नाजी शासक हिटलर ने तो जमीन के अंदर बने खुफिया बंकर के कमरे में आत्महत्या कर ली। पर इस होलोकॉस्ट के मेजर ऑर्गेनाइजर्स में से एक ओटो अडोल्फ आइकमन, जो 1945 में मित्र राष्ट्रों द्वारा पकड़कर हिरासत में लिया गया था, लेकिन वो भाग गया था और अन्य देशों में पहचान बदल बदल कर रह रहा था। और 1948 में इजराइल के गठन के बाद मई 1960 में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा ट्रैक किया गया और आइकमन का अपहरण कर इजराइल लाकर मुकदमा चलाया गया और दोष साबित कर फांसी दी गई इजराइल के रामला स्थित अयालोन जेल में 1 जून 1962 को। ये मोसाद इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है। मोसाद एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है संस्था या संस्थान, इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन। जैसे भारत की रॉ है R&AW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान एवं अन्वेषण विंग। पाकिस्तान की ISI, जिसका नाम हम न्यूज में यदाकदा सुनते ही रहते हैं, ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये होलोकॉस्ट इतना ज्यादा भयावह था कि इसका मैं पूरी तरह से वर्णन भी नहीं कर पाऊंगी। होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के इंटरव्यू यूट्यूब पर हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इस होलोकॉस्ट के दौरान एक बालिका एन फ्रैंक द्वारा लिखी डायरी पर 1947 में प्रकाशित पुस्तक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल काफी प्रचलित हुई। एन फ्रैंक की मृत्यु कंसंट्रेशन कैंप में टाइफस से 1945 में हो गई थी। इस होलोकॉस्ट के विनाश शिविर से बचे इमरे कर्टेज ने बाद में इतिहास की इस बर्बर मनमानी के खिलाफ
अपने नाजुक अनुभव को कायम रखने वाले लेखन के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता 2002 में। और इनकी पुस्तक का नाम फैटलेसनेस यानी भाग्यहीनता, जो 1975 में प्रकाशित हुई, जिसका अगला पार्ट फियास्को 1988 में प्रकाशित किया गया और थर्ड पार्ट कद्दीस फॉर एन अनबॉर्न चाइल्ड 1990 में पब्लिश की गई। और इस होलोकॉस्ट विनाश शिविर से बचे एली विजेल ने अपने मानवता हित में किए कार्यों और संदेशों के लिए 1986 का नोबेल पीस प्राइज जीता और साथ ही ये एक लेखक भी थे। इन्होंने भी अपने इस नरसंहार के अनुभवों को नाइट, डॉन और डे नामक पुस्तकों में प्रस्तुत किया। नाइट यानी रात्रि, डॉन यानी भोर और डे यानी दिवस, जो क्रमशः 1960, 61 और 62 में प्रकाशित की गई, जिसमें से पुस्तक नाइट ज्यादा प्रचलित है। ये वर्ल्ड वॉर 2 की डिटेल जानकारी आपको 24 जून 2023 के केबीसी ऑडिशन के क्वेश्चंस वाले वीडियो में मिल जाएगी। आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और ये केबीसी ऑडिशन के क्वेश्चंस के वीडियो केबीसी की तैयारी के लिए उपयोगी रहेंगे। और इधर युद्ध के बाद फिलिस्तीन में यहूदी इमिग्रेशन प्रतिबंधित होने के बावजूद यहूदी आप्रवासन जारी था। अधिकांश जहाजों से आने वाले यहूदियों को रॉयल नेवी द्वारा रोक लिया जाता और एटलीट और साइप्रस के हिरासत शिविरों में रखा गया था। 1946 और 47 में यहूदी विद्रोह अनिवार्य फिलिस्तीन में जारी रहा और अरब प्रतिनिधियों के साथ बातचीत से भी कोई समाधान ब्रिटिश नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि यहूदी ऐसे किसी भी समाधान को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे जिसमें यहूदी राज्य न हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ 1945 में। और युद्ध के बाद जिस तरह 1947 में भारत को आजादी तो मिली, पर देश का विभाजन के साथ उसी तरह अनिवार्य फिलिस्तीन में भी बंटवारा किया गया। सिर्फ भारत में सिरिल जॉन रेडक्लिफ द्वारा ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत व बंगाल प्रेसिडेंसी में भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेडक्लिफ लाइन का निर्धारण किया गया, पर अनिवार्य फिलिस्तीन को उन्होंने यूएन को सौंप दिया। 29 नवंबर 1947 को यूएन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन 181 सेकंड द्वारा फिलिस्तीन के पार्टीशन प्लान को 57 देशों की वोटिंग द्वारा अडॉप्ट किया गया। तब यूएन के 57 मेंबर कंट्रीज थे, उनमें से 33 देशों ने इजराइल के पक्ष में वोट किया और 13 ने विरोध में वोट किया था, जिसमें हमारा भारत भी था एक। 10 देश ने परहेज किया, किसी भी पक्ष में वोट नहीं किया और एक देश अनुपस्थित था और वो था थाईलैंड। ये मैप पर आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर्ड पार्ट कंट्रीज ने पक्ष में वोट किया था और डार्क मरून कलर में प्रदर्शित देशों ने विरोध में, और येलो कलर में प्रदर्शित देशों ने कोई भी पक्ष नहीं लिया और एक देश एब्सेंट था और वो था थाईलैंड। यूएन के इस रेजोल्यूशन के अनुसार मैप में जो येलो पार्ट है वो यहूदियों के लिए इजराइल बनेगा और ग्रीन पार्ट अरब जनता के लिए पैलेस्टाइन, और जेरूसलम को यूएन शासित शहर के निर्माण की सिफारिश की गई, जिसे ब्रिटिश मैंडेट के खत्म होने के बाद लागू होना था। यहूदियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और 15 मई 1948 को ब्रिटिश मैंडेट के खत्म होने से एक दिन पहले 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा तेल अवीव शहर से कर दी और इस तरह 1948 में एक यहूदी देश वर्तमान इजराइल का गठन हुआ। यहूदी देश इजराइल का गठन तो हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन अरब देशों ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया, यानी स्वतंत्रता की घोषणा के एक दिन बाद ही देश को युद्ध में झोंक दिया अरब देशों ने। हालांकि इजराइल ने युद्ध जीत लिया और अपना अस्तित्व बचा लिया। इसी तरह आगे अरब इजराइल युद्धों की श्रृंखला चलती रही। 1948, 1956, 1977 और 1973 में 4 अरब इजराइल युद्ध हुए। 1972 में म्यूनिक नरसंहार, जिसमें म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाया गया और फिर बाद में मार दिया गया। 1976 में एयर फ्रांस का एक प्लेन हाईजैक किया गया और बाद में ऑपरेशन थंडरबोल्ट द्वारा इजरायली नागरिकों को बचाया गया। 2 लेबनानी युद्ध हुए, कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुआ, ओस्लो समझौता हुआ। इन सभी घटनाक्रम को थोड़ा विस्तार से देखते हुए इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करेंगे अगले पार्ट में। अब इस पार्ट को यहीं विराम देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो कर ही दे और शेयर तो अपने सोशल ग्रुप्स में अवश्य ही करना और अपने विचार कमेंट में लिखें। और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस और केबीसी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।